धन्यवाद सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ ही समय में हम आज का जो मुख्य सत्र है वो शुरू करेंगे, इंक्लूसिव ग्राम स्वराज। उसके लिए हमारे साथ रविंद्र जी हैं। वो इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे। हम अभी प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। जी, प्रेजेंटेशन आप शेयर कर दीजिए। जैसे ही प्रेजेंटेशन शेयर हो रहा है, मैं बस कुछ इसमें जोड़ना चाह रही हूँ कि किस तरीके से महात्मा गांधी की विचार ने एक भौतिक और आध्यात्मिक चीजों को मिश्रण करके किस तरह से हमारे देश का एक एक नींव रखी है। तो ये स्वतंत्रता के पहले की जो लड़ाई थी, उसके बारे में ये चर्चा, किस तरह से उनके प्रभाव पूरी आवाम पे पड़ रहे थे, उसकी चर्चा जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में की है। भारत एक खोज, उसी धारावाहिक, उसी पुस्तक का पूरा अनुवाद है। तो ये हम हर हफ्ते एक एपिसोड इसका लेते हैं, आधा एपिसोड, और इसके ऊपर कुछ चर्चाएं होती हैं। उसी से जुड़ी आज एक चीज है, इंक्लूसिव ऑफ ग्राम स्वराज। तो हमारे साथ रविंद्र जी हैं। जी, जय जगत सभी लोगों को। जय जगत रविंद्र जी। तो ये आपका और अभी प्रेजेंटेशन रेडी है यहाँ पे, आप इसे जी शुरू कर सकते हैं। जी। और जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि गांधी जी जब आए और उनका जो भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी नहीं थी राष्ट्रीय आंदोलन में। तो मैं आई एम ऑडेबल, आवाज आ रही है मेरी? जी रविंद्र जी, एक मिनट जी। आ रही है। तो अभी हम जो भारत एक खोज का जो एपिसोड देख रहे थे, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी। तो गांधी जी ने उसको कैसे बढ़ाया, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किए हमारे आज़ादी के आंदोलन में। उसी प्रकार से गांधी जी का एक विचार और था, इंक्लूसिव ग्राम स्वराज, यानी समावेशी ग्राम स्वराज के बारे में गांधी जी का उद्देश्य था। और उनका जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य में था कि सभी जो वर्ग हैं गांव में, प्रत्येक वर्ग हैं, उनका उसमें योगदान होना चाहिए, सबका समावेश करना है। और उनकी परिकल्पना थी कि जिसमें सभी के बराबर के अवसर हों, समान अधिकार हों। आप अगर देखेंगे सामान्यतः कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, उस प्रस्तावना में आप देखेंगे वो सब चीज़ें उसमें दी गई हैं कि कैसे हमें उसको आगे बढ़ना है, हमारे देश को आगे बढ़ाना है। तो उसी आधार पर उन्होंने पहले से ही सोच के रखा था कि हमें किस प्रकार से ग्राम स्वराज लाना है। तो उसमें उन्होंने जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए कि उन्होंने बोला है कि जिसमें सभी के लिए बराबर के अवसर, समान अधिकार और आत्मनिर्भरता पर बल दिया है। यह सिद्धांत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समता को बढ़ावा देने का काम करता है। यानी आप प्रियम्बल में भी पढ़ेंगे तो उसमें भी दिया गया है कि आपको किस प्रकार से सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल समानता है, पॉलिटिकल अवसर सबको समान मिलना चाहिए, उसके बारे में बात किया गया है। तो वो और नीचे जो हम उस पे उसी हिसाब से जितने भी जो गाँव के लोग हैं, ग्राम में निवास करते हैं, उनको कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। इसमें सबसे जो सेकंड स्लाइड से हम लोग अभी बोला समान भागीदारी, पहला जैसे हम लोग बात करेंगे समान भागीदारी, तो आप लोग देखेंगे कि समान भागीदारी ग्राम स्तर पर सभी जाति, धर्म और वर्गों के लिए कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया में समान भागीदारी सुनिश्चित करना। तो उनका जो सपना था उसको अगर हम देखेंगे, इसमें हम पॉलिटिकल थोड़ा नाम ले सकते हैं पार्टी का, या जो योजना लागू हुए हैं, जो कानून आए उनके नाम ले सकते हैं ना, कोई समस्या तो नहीं है। जी 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 रविंद्र जी। तो जैसे अभी आप देखेंगे कि पंचायती राज का जो अधिनियम आया, जो नियम आए, उसमें नियम में आप देखेंगे कि इसको जो समान भागीदारी ही किस प्रकार से लागू किया गया है। आप देखेंगे कि उसमें रिजर्वेशन लागू किया गया है। रिजर्वेशन में भी जैसे आप देखेंगे कि उसमें एससी, एसटी, ओबीसी सबको, और जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें हर साल बदलता है रिजर्वेशन, कि जो जनरल है वो ओबीसी में चले जाएगा, जो ओबीसी में है वो एससी में चला जाएगा, जो एससी में है वो एसटी में चला जाएगा। तो इस प्रकार से पंचायत कभी भी जैसे आप देखेंगे कि जो
आपका विधानसभा लोकसभा पे होता है, उसमें भी SC/ST का रिजर्वेशन है, बट वो बदलती नहीं है, वो जनसंख्या के आधार पे होता है कि जहाँ जनसंख्या ज्यादा होगी वो रहेंगे। बट ग्राम पंचायत में क्या होता है कि वो बदलते रहते हैं, तो उसमें लगभग ये कोशिश की जाती है कि उसमें सभी की भागीदारी हो और सबको एक समान हिस्सेदारी उसमें मिले, और सबको जो वहाँ का विकास का या जो भी वहाँ की प्रक्रिया है उसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। शिक्षा और स्वास्थ्य दो अहम पहलू हैं किसी भी समाज के लिए। अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो बहुत ही अहम पहलू हैं, इसके बिना किसी भी समाज को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो जो उनका सपना था कि हर गांव में सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होना चाहिए ताकि ग्रामीण समाज सशक्त बन सके, तो ये उनका एक सपना था और इसके बारे में भी काफी पार्टी ने जो कांग्रेस है उसने बहुत सारा काम किया है। आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद बहुत वो सब चीज़ें नहीं थीं, और इसके बाद धीरे-धीरे हर गाँव में अब आप स्कूल देखेंगे, और जो ग्रामीण में जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके कंटिन्यू इसमें इस पे काम किया गया है, और आगे भी निरंतर काम किया जाएगा। तो ये जो शिक्षा और स्वास्थ्य है ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं और इन पे भी काम किया जा रहा है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। आप देखेंगे कि तीसरा स्लाइड से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आपने 2 बार कर दिया है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, तो उनका जो गांधी जी का जो विजन था, जो सपना था, वो ये चाहते थे कि गांव के जो भी संसाधन है, चाहे वो जल हो, वन हो या अन्य प्राकृतिक कोई भी संसाधन हो, उनका स्थानीय स्तर पर संरक्षण हो, प्रबंधन हो, जिससे सामुदायिक विकास स्थायी हो सके। तो इस पे भी जो भी बहुत सारे आप देखेंगे कि जो ग्रामीण लोग हैं उनको अब वहाँ का जल, वन और अन्य संसाधनों पर अधिकार देने का काम किया गया है पंचायती राज सिस्टम में। और इस मामले में अगर आप देखेंगे कि ग्राम सभा सबसे मजबूत एक संस्था है कि अगर ग्राम सभा किसी भी चीज़ के लिए प्रस्ताव अगर पारित कर देता है कि नहीं, ये हमें अगर वहाँ पे कोई भी ग्राम सभा की किसी को ज़मीन चाहिए, तो उस प्रस्ताव को पार्लियामेंट भी नहीं बदल सकती। तो जो पंचायती राज सिस्टम में जो नियम दिए गए वो लोग गाँव के लोगों के लिए दिए गए। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, जो पावर का पहले केंद्र में होता था, तो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, वो गाँव के लोगों को या पंचायतों को भी वो सब अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि वो अपने उसमें अपनी भागीदारी, उनकी आवाज़ हो, उनकी भागीदारी हो और वो सुनिश्चित करें कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और हमारे जो जल, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधन है, हमें उसका किस तरह से संरक्षण करना है, कैसा प्रबंधन करना है और उसका हमें कैसे उपयोग करना है, और उसको उन सब चीज़ों को अपने विकास में कैसे साथ में ला सकते हैं। प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड। हम इसके बाद बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की। तो महिला सशक्तिकरण, जैसे अभी आपने आज ये देखा ही है, जो भारत एक खोज एपिसोड देखा है कि गांधी जी ने महिला सशक्तिकरण पे किस प्रकार से काम किया है, महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ाई है, और ग्राम स्वराज में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि मैं मानता हूँ कि अगर आप गाँव में जाएँगे तो महिलाएँ बहुत सारा काम करती हैं, और अगर उनकी आवाज़ गाँव को आगे बढ़ाने में ना हो और उनके गाँव में जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियाँ हो गए उनमें उनका भागीदारी ना हो, तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो उनकी जो भागीदारी है उनको भी सुनिश्चित किया गया है। और जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो पंचायती राज नियम है, उस नियम में क्या है कि महिलाओं के लिए भी भागीदारी बढ़ाने का काम किया गया है। हालाँकि अभी वो पूरी तरह से नहीं हो पाया है क्योंकि ये प्रक्रिया निरंतर चलती हैं। आप अगर सोचें कि नहीं, हमने दे दिया है, कानून बना दिया है तो हो जाएगा, लेकिन इसको इस समाज बहुत देरी से अपनाता है। तो उसके लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाने पड़ते हैं और लोगों को जागरूक भी करना पड़ता है कि वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो इसमें महिलाओं की भागीदारी में जो कांग्रेस पार्टी ने जो किया था, पंचायती राज संगठन पंचायती राज जो अधिनियम आए, तो उसमें क्या किया कि उन्होंने रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को।
अगर उसमें अगर सामान्य की कोई सीट है तो उसमें 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए दिया गया है, और अगर ओबीसी है तो उसमें 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए भी दिया गया है। अगर एससी है तो उसमें 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए दिया गया है, और एसटी है तो एसटी महिलाओं के लिए भी 50% उसमें रिजर्वेशन दिया गया है। पुरुष सीटों पे महिलाएं लड़ सकती हैं, लेकिन महिला सीटों पे पुरुष चुनाव उस समुदाय के पुरुष उस महिला सीट पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो उसमें महिलाओं की 50% भागीदारी दी गई है। उसको सुनिश्चित किया गया है कि उनका गाँव में और कैसे उसका विकास हो। बहुत सारे जैसे एमएसएमई चलते हैं, कुटीर एवं लघु उद्योग को, तो उनकी आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव किया गया। बहुत सारे कानून बने, उन कानून के द्वारा उनको सामाजिक उनकी जो भूमिका है वो बढ़ाई गई है, और सामाजिक अगर देखा जाए तो कानून के द्वारा संरक्षण किया गया सामाजिक अधिकारों का, और राजनीतिक रूप में पंचायती राज में अगर वो आई हैं तो उनमें राजनीतिक रूप से उनकी सशक्तिकरण हुआ है। प्लीज नेक्स्ट। और ग्राम पंचायत की भूमिका, तो ग्राम पंचायत को अधिक शक्तिशाली और जवाबदेह बनाना है ताकि वे बेहतर शासन और योजनाओं का समावेशी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकें। तो इस पे क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, बट डिसेंट्रलाइजेशन का पावर हम लोगों के हाथों में देते हैं और चीज़ें बेहतर नहीं हो पाती हैं। तो इस पे काफ़ी काम करना चाहिए कि उनको कैसे अधिक शक्तिशाली भी बनाएँ और उनको जवाबदेह बनाएँ। उनको रिस्पॉन्सिबल बनाएँ, जो वहाँ के लोग हैं उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाएँ, जो वहाँ के वंचित समुदाय हैं उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाएँ। शिक्षा, स्वास्थ्य किस टाइप का होना चाहिए, वहाँ पे जो ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको कैसे भागीदारी उनकी बढ़ाई जाए। तो ये सब चीज़ें काफ़ी समावेशी हों, उन सबको उसको जो पंचायत का काम है उसमें उन सबको की भूमिका होना चाहिए। और इसके लिए अगर हम बात करें तो पंचायतियों में इसके जवाबदेही बनाने के लिए, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत ज़्यादा पावर भी दिया गया है, तो जवाबदेही बनाने के लिए एक सोशल ऑडिट भी पंचायतों में होता है, जो सामाजिक ऑडिट होता है कि पंचायतों में क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ है। तो जो वहाँ के लोग हैं या जो एक्टिविस्ट हैं, वो लोग उसको भागीदारी ले सकते हैं, और महिलाओं की भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। तकनीकी और डिजिटल समावेशन। देखिए, आज का जो समय है वो तकनीक का समय है और डिजिटल समय है। आजकल हम देखते हैं कि हर काम मोबाइल पे हो जाते हैं, और बहुत सारे जो चीज़ें हो रही हैं कि आप देखिए कि अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें आधार से जैसे लिंक की जा रही हैं, तो मैक्सिमम डिजिटल वर्क हो रहा है। और जो तकनीकी है वो गाँव तक कैसे जाए? तो मेरा इसमें मानना है कि सबसे पहले जो पंचायतें हैं, उन पंचायतों को कम से कम डिजिटल किया जाए सारी पंचायतों का। उनका जो डेटा है वो डिजिटली आना चाहिए, और वहाँ पे सबसे पहले होता है कि अगर आपको डिजिटल करना है तो वहाँ पे नेट कनेक्टिविटी, तो आजकल नेट कनेक्टिविटी आप देखते हैं कि बेटर है, बट जो जैसा होना चाहिए वैसा अभी नहीं हो रहा है, तो इस पे भी काफ़ी काम किया जा सकता है। और जैसे जब आप वहाँ पे तकनीक और डिजिटल समावेशन हो जाएगा तो जो भी ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग वगैरह जो होते हैं गाँव में लोग करते हैं, तो उनका हम मार्केटिंग बेटर तरीके से कर सकते हैं, और जो शासन की योजनाएँ हैं उनका भी लाभ लोगों को जल्दी मिल सकता है, अगर इस पे बहुत अच्छे तरीके से काम किया जाए। प्लीज़। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। तो अगर हम बात करते हैं कि ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना, जिससे बाहरी सहायता पर निर्भरता कम हो। यानी इसको बोलेंगे कि यही है कि हम किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, हमारे जो गाँव हैं वो आत्मनिर्भर रहें। और कैसे हम इसको अ आपके आत्मनिर्भर बनाएँ, तो आत्मनिर्भर जैसे अगर आप देखेंगे कि किसी का प्लीज़ आप तो मैं शुरू करता हूँ फिर से। तो ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास, यानी जो भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं, उनको कैसे वहाँ पे लागू किया जाए। उद्यमिता माने उनकी जो उद्यमशीलता है, उसको कैसे बढ़ावा देना, और बाहरी सहायता पे निर्भरता कम हो। तो मैं मानता हूँ कि पहले जितने भी गाँव थे, और वो लगभग अपने लिए हर चीज़ पैदा करते थे। कपड़े भी सूत बुनते थे, सूत काटते थे और कपड़े बनाते थे, बाकी सब्जियाँ उगाते थे, और उनके जो जो भी कुटीर उद्योग वगैरह हुआ करते थे, उनसे वो बाहर भी भेजते थे, और उनकी दूसरों के ऊपर
गाँव में आपस में ही वो ऐसा रहते थे कि एक-दूसरे के ऊपर सह-अस्तित्व में जीवन जीते थे और अपना काम सब कुछ करते थे। लेकिन अब धीरे-धीरे क्या हुआ कि अभी कुछ चीज़ें जो एक सिस्टम चीज़ें थी वो बिगड़ गई हैं। तो क्या हो गया कि बहुत सारा जैसे अभी बाज़ार आया है तो बाज़ार की वजह से उनकी निर्भरता दूसरे लोगों के ऊपर बढ़ गई है। तो इसके लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और उन पे काफ़ी बेटर तरीके से काम किया जा सकता है। प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड। आदिवासी गाँव में दैनिक जीवन का अनुभव करने के लिए हमारे साथ एक दिन की यात्रा पर आएँ। तो ये एक हम लोगों का यानी जो हमारा ये जनसेवा है इसका प्रोग्राम है और इसमें अगर आप लोग भाग लेना चाहते हैं, जैसे समृद्ध परंपरा, दैनिक दिनचर्या और जीवन की अनूठी रीति-रिवाज की खोज करें, आपको ये अवसर मिलेंगे। मैं इसमें एक बात आपको कह देना चाहता हूँ कि देखिए, कभी भी जैसे हम जब आदिवासी गाँव जाते हैं, तो हम लोगों को लगने लगता है कि ये हमारी तरह नहीं है। हम लोग सो कॉल्ड मोर सिविलाइज्ड हैं। कि हम लोग ज़्यादा सिविलाइज़ हैं, आदिवासी कम सिविलाइज़ हैं, तो ये मुझे लगता है कि कभी-कभी मैं ये सोचता हूँ कि आदिवासी हमसे ज़्यादा सिविलाइज़ हैं। अगर वहाँ पे महिला अधिकारों की बात करें, तो वहाँ की महिलाओं को ज़्यादा अधिकार है एज़ कम्पेयर्ड टू हमारी जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में इतना जो मध्यम वर्ग है, उसमें तो और कम है महिलाओं को अधिकार, लेकिन आदिवासियों में महिलाओं को अधिकार ज़्यादा है और जो आदिवासी हैं, उन्होंने अपनी परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बहुत बेटर तरीके से ट्रांसफ़र किया है। उनकी जीवन शैली भी बहुत ही अनूठी टाइप की है और उनके रीति-रिवाज हैं, वो भी अभी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे यानी ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो लोग और बहुत अच्छी तरीके से जीते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है कि हम जब भी आदिवासी गाँव में जाते हैं, तो एक पूर्व धारणा से ग्रसित होके जाते हैं, कि उनको हमारी तरह कपड़े पहनना चाहिए, हमारी तरह अच्छा दिखना चाहिए, हमारी तरह होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि जब भी आप अगर आदिवासी गाँव में जाते हैं और अगर आपको अनुभव करना है, तो आप खुले दिल से जाइए। किसी भी पूर्व धारणा जितनी भी आपके अंदर पूर्व धारणा उनको छोड़ के जाइए कि आदिवासी ऐसे होते हैं, ये करते हैं। तो वो सब चीज़ों को आप छोड़ के जाइए, उनका एक भ्रमण करिए, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जैसे इसमें है कि पारंपरिक शिल्प क्या है, कौशल क्रियान्वयन उनका देखें, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और अनुष्ठानों में कैसे भाग लेते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। प्रामाणिक स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लें। और गाँव के बुजुर्गों और समुदाय के सदस्यों से बातचीत करें, टिकाऊ जीवन शैली के बारे में जानें। तो इन सबको खुले दिल से जब आप जाएँगे तो जो ज़्यादा बेटर तरीके से महसूस करेंगे और अगर आप कोई पूर्व धारणा से होके लेके जाएँगे तो मुझे लगता है कि आप वहाँ पे बेटर तरीके से नहीं कर सकते। ये आँखें खोलने वाली यात्रा इतिहास और परंपरा में रची-बसी जीवन शैली का दुर्लभ झलक प्रदान कर सकती है और अपने क्षितिज जो विस्तृत करने के लिए आदिवासी संस्कृति गहरी समझ प्राप्त करने के लिए आपको एक अवसर बेटर अवसर प्रदान किया जा सकता है। तो और जो हमारा गोल है कि समावेशी ग्राम स्वराज का लक्ष्य ऐसा समाज बनाना है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवाज़ उठाने का अवसर मिले। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो ग्राम स्वराज का मतलब अगर देखेंगे तो गांधी जी का ग्राम स्वराज का मतलब था और जिस हिसाब से उन्होंने ग्राम स्वराज के बारे में बात किया है, वो आपको पूरी तरह से संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें मिल जाएँगी वो चीज़ें। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें सब प्रियम्बल में मिल जाएँगी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, कि जैसे उन्होंने बोला है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी, समान अधिकार समता, समानता, हर प्रकार से जो भी एक डिग्निटी के साथ में उनको जीना, वो सब चीज़ें आपको उसमें ग्राम स्वराज में मिलेंगी और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आपको प्रेम्बल में भी वो चीज़ें मिलेंगी। तो गांधी जी ने एक ग्राम स्वराज की कल्पना की थी जिसमें गाँव को आत्मनिर्भर स्वायत्त इकाइयों के रूप में विकसित किया जा सके। यानी वो एक-दूसरे के ऊपर दूसरों के ऊपर निर्भर ना हो बट अगर बोलते हैं कि सह-अस्तित्व हो गाँव के अंदर, बाकी बाहरी चीज़ों पे बाज़ार पे कम से कम निर्भर हों। और उन्होंने एक बात और कही है, मैं इससे एक आगे भी बढ़ा कि स्वशासन हो। गांधी जी ग्राम स्वराज के साथ-साथ में स्वशासन की भी बात करते थे। आदमी सेल्फ कंट्रोल हो, जैसे आजकल है कि पुलिस कंट्रोल करती है, वो कंट्रोल करती, तो वो इस टाइप से जागरूक हो कि वो स्वशासन हो। ऐसी कोई गतिविधियाँ ना करें कि जिससे अ, समाज में किसी भी प्रकार का गलत संदेश जाए, तो वो स्वशासित भी हों। और इसमें समावेशी ग्राम स्वराज इसी विचारधारा पे आधारित है, जो हर वर्ग को समाहित करके सामूहिक विकास की ओर अग्रसर करता है। ग्राम पंचायतों की भूमिका की प्रमुख भूमिका होती है कि वे सभी नागरिकों को योजनाओं का लाभ प्रदान करें और इसके लिए उन्हें अधिक उत्तरदायी और अधिकार दिए जाने चाहिए। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका के क्षेत्र में जब हर वर्ग को समान रूप से भागीदारी का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक ग्राम स्वराज का असली स्वरूप साकार नहीं होगा। महिलाओं और वंचित समुदायों को सशक्त बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक समावेशन और स्थायी विकास का उपाय अपनाना समावेशी ग्राम स्वराज की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो इसमें एक बिल्कुल क्लियर है कि महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, जो वंचित समुदाय हैं उनकी भागीदारी, खासकर निर्णय लेने में।
क्या होता है कि हम लोग क्या है कि वोट ले लेते हैं, बट उनकी जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो उनकी उसमें भागीदारी नहीं होती है। आज भी मैं भी ग्रामीण परिवेश से हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो पंचायती राज जो व्यवस्था आई है, उसमें महिलाओं को एक अगर देखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन है कि हाँ, महिला सरपंच हैं, बट उनकी निर्णय लेने में भागीदारी नहीं है। और ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन मैं थोड़ा खुश भी होता हूँ कि आखिर कम से कम जो महिलाओं घरों के अंदर रहती थी, वो बाहर जाने लगी हैं, ग्राम पंचायत जाने लगी हैं या जनपद पंचायत जाने लगी हैं, जिला पंचायत जाने लगी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष होने लगी हैं। लेकिन अभी वो जाने लगी हैं, लेकिन उनका जो निर्णय लेने का और जो उनकी आवाज़ होना चाहिए, वो आवाज़ अभी भी नहीं है, तो उसपे भी काफ़ी काम किया जा सकता है। और वंचित समुदाय का भी ये हाल है कि बहुत सारी एससी-एसटी की पंचायतें यहाँ पे मैं बिल्कुल आप लोगों को सच बोलूँगा कि बहुत सारी एसटी की ऐसी पंचायतें हैं जो एसटी के केवल एक अगर देखें कि केवल पद पे बैठा हुआ वो आदमी होता है, लेकिन वो कोई काम नहीं करता, उसकी कोई उसमें भागीदारी नहीं होता है। और यही समस्या ग्राम सभा में भी बहुत ज़्यादा है। तो जब तक सबकी भागीदारी नहीं होगा, तब तक उसमें ग्राम स्वराज नहीं आ सकता और उनकी सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना पड़ेगा। ग्राम पंचायतों को अधिकार देने के साथ-साथ में उनका जो आपको जवाबदेही भी क्लियर करनी पड़ेगी कि उनको कैसे काम कर रहे हैं। जो वहाँ पे प्रतिनिधि चुन के आते हैं, वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है। और अगर हमें गांधी जी के सपने को साकार करना है, तो इसको बहुत बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट भी करना है, ऑब्जर्व भी करना है और उसकी जवाबदारी भी सबकी निर्धारित किया जाए कि वो क्या काम कर रहे हैं। और गांधी जी का एक कोट है, द फ्यूचर ऑफ द इंडिया लाई इन इट्स विलेज। तो ये इसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और ओपन डिस्कशन, अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं या डिस्कशन कर सकते हैं कि इसको कैसे, जो हमने ये पॉइंट अभी एक जो स्लाइड थी अभी हमारी, उस स्लाइड के द्वारा हमने जो बोला है, तो उन पहलुओं पे आप लोग बेटर तरीके से सब लोग आपस में चर्चा भी कर सकते हैं कि कैसे इनको बेटर किया जा सकता है और क्या-क्या इसमें जोड़ा जा सकता है और ग्राम स्वराज का जो सपना है, वो कैसे साकार हो पूरी तरह से। सभी को धन्यवाद और ये प्लेटफ़ॉर्म खुला हुआ है, तो आप अपने-अपने विचार रख सकते हैं, प्लीज़। जी, रविंद्र जी नमस्कार। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से हम सभी को ये समावेशी ग्राम स्वराज के विषय में आज बताया। और बाकी सभी साथियों से ये निवेदन है, जो भी अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं रविंद्र जी से, वो एक-एक करके अपना हाथ खड़ा करें। हाँ जी। हाँ, एक चीज़ थोड़ा मैं ऐड जल्दी से करना चाहूँगी कि रविंद्र जी, जी जी। ने सिर्फ़ मतलब कहते हैं ना 15 मिनट में ये स्लाइड पूरी देख के, क्योंकि हमारे जो स्पीकर थे वो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यस जी। वो कुछ नेटवर्क में फँस गए थे और वो जुड़ नहीं पा रहे थे, तो सिर्फ़ 15 मिनट में रविंद्र जी ने स्लाइड देख के फटाफट किया, तो ये काफ़ी मतलब मतलब काबिल-ए-तारीफ़ है कि सिर्फ़ 15 मिनट में उन्होंने ये सारी चीज़ें हमें बताई और बहुत एक महत्वपूर्ण, बहुत बारीकी से हर एक-एक चीज़ पे उन्होंने हमें समझाया। तो इसके लिए मैं तहे दिल से रविंद्र जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आए और एकदम शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने ये सारी चीज़ें ली। इसके अलावा हमारे साथ यश जी भी हैं, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जो एक पर्सपेक्टिव जो है रविंद्र जी ने दिखाया और एक जो है ज़मीनी तौर पे जो काम करते हैं, तो यश जी हैं, तो हम एक बार उनसे भी, क्योंकि वो स्पीकर वो शुरू से आने वाले थे, बट नेटवर्क के हिसाब से वो फँस गए थे। तो स्टार्टिंग से हम नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम लोग कुछ उनसे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं इसके बारे में। आदि मानव एकेडमी से वो बिलोंग करते हैं और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल तौर पे वहाँ पे करते। तो जो फ़ोटोज़ उसमें दिखाई थी, वो यश जी की थी, उनकी खींची हुई और उनके द्वारा जो एक्टिविटीज़ होती है, वो है। तो एक बार यश जी से भी हम थोड़ा-सा 5 मिनट के लिए सुन लेंगे ये सारी चीज़ें। यश जी, आप बिल्कुल। बताएँ? अगर वो बीच में आ गए तो आप हमें बता सकते थे, हम बीच में रोक के और एसडी को दे नहीं, आप सकते थे कि एकदम आप फ्लो में थे रविंद्र जी, बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में, तो इसलिए वो मोमेंटम थोड़ा टूटना नहीं चाहिए था। लेकिन यश जी भी हैं और आप लोग एक ही विचारधारा के हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी विचारों में भी एकता होगी। तो यश जी भी हैं, वो भी आप कुछ कहेंगे। यश, आप आएँ यहाँ पे। हाँ, हाँ। पहले तो सबको नमस्कार। आवाज़ आ रही है? जी, 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 जी। आ रही है प्लीज़। हेलो। हाँ, हाँ। तो ये चाहता हूँ पहले तो, क्योंकि यहाँ पे नेरल में अभी मैं लाइट भी नहीं है, तो मैं एक क्या कहते हैं, टॉर्च लगा के मैं वीडियो कॉल शुरू कर रहा हूँ। लाइट जाने के बाद बारिश
बहुत गिर रही है और हवा तेज चलने के कारण। तो जैसे कि विनीत जी ने शायद मैं उनका नाम पढ़ नहीं पाया हम, तो उन्होंने जिस तरीके से चीजें मैं सुन पाया, काफी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा चाहता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से। और दूसरा अमिता जी का भी धन्यवाद चाहता हूँ कि उन्होंने भी क्वेश्चन रखा, लेकिन कि गाँव के साइड में हम रहते हैं तो नेटवर्क का काफी मतलब ऊपर नीचे चीजें होते रहते हैं, नेटवर्क जाता है तो लाइट जाता है, और क्योंकि ये शहर के लोगों को लाइट और नेटवर्क मिलने के लिए ये सारी चीजें हम लोग इस एरियाज में ऐसी चीजें होती रहती है। तो जैसे कि ग्राम स्वराज के बारे में बहुत सारी चीजें बताई उन्होंने। मैं अभी फिलहाल तो मैं आदि मानव एकेडमी से जुड़ा नहीं हूँ, चिंचवड करके वो एक जगह का नाम है हमारा, जहाँ पे अमिता जी आई थी, उस जगह का नाम अभी जुड़ा हूँ। तो हम लोग अभी फिलहाल बात कर रहे हैं, तो अभी मैं सारी स्लाइड्स के बारे में नहीं बात करता हूँ, लेकिन अभी अगर आप लोग आने चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, और गांव के बहुत सारे हम लोग ट्राइबल जैसे प्रोग्राम्स करते हैं, और अमिता जी ने शायद अगर आपको वीडियो प्ले करके दिखाया होगा कि कुछ होम स्कूलर, अनस्कूलर, डी स्कूलर जो बच्चे होते हैं जो रेगुलर स्कूलिंग नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सपीरियंस का एक प्लेटफॉर्म भी हम लोग। और जो बच्चे हैं उनकी सिटी के जो बच्चे हैं उनको भी पता चले कि शहर के जीवन जो है और गांव की जो जीवन है ये काफी अलग अंतर है। तो वैसे भी हम ट्राइबल इमर्शन यहाँ पे कर रहे हैं और बीर में कर रहे हैं, और उसके बाद अभी त्रिपुरा में कुछ लोगों ने ट्राइबल्स में हमें उन्होंने बुलाया हुआ है, बट एक साल से मैं जा नहीं पा रहा हूँ कुछ कारणवश। और छत्तीसगढ़ में भी एक एसीपी है, उनको भी हमारा काम अच्छा लगा कैंपरशिप टीम का, तो इसके लिए हम वो चीज पे अभी वहाँ पे बात चल रही है। और मेघालय में भी हमारे एक दोस्त है जो उसी ट्राइब्स के हैं, और हम साथ में पढ़ने के लिए थे, तो उनके साथ भी कुछ ट्राइबल इमर्शन प्रोग्राम। तो यहाँ पे इस टॉपिक्स में तो अभी जैसे दिलीप जी जो थे लास्ट टाइम जो स्पीकर थे, तो उनका चिंचोड़ी गाँव में एक दो जगह, बट मैं अभी खुद होके भी खुद के बल पे हम चिंचवाड़ी गांव में कर रहे हैं, उनके साथ नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन अलग से हम करना चाह रहे हैं। और दूसरा क्योंकि अलग सोच विचार में तफावत है इसके लिए, तो दूसरे हम मुरबाड़ एरियाज में भी कुछ आदिवासियों के साथ हम काम कर रहे हैं, और खारगर में भी हम कुछ दोस्त मिलकर काम कर रहे हैं। तो अलग 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 इंटरेस्ट से और हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से हम काम कर रहे हैं कि हमें जो लगता है जैसे एजुकेशन का चीजें होनी चाहिए, माल न्यूट्रिशन के इश्यूज जो है उसको टैकल करने की कोशिश जा रही है, रोजगार गांव में कैसे जनरेट हो पाए उसके लिए हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में उनके जो कल्चर है, जैसे कि एक ठाकर आदिवासी है, जैसे आपको शेयरिंग में जैसे बातें आई कि कुछ कुछ चीजें निकलती जा रही है, तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से बहुत सारी चीजें उनकी निकल रही है। तो के जीवन में भी ऐसे अभी एक एक चीजें जैसे डाली जाती है, कोई आता है अपने सोच विचार लेके आता है, जैसे मान लेते अंबानी ग्रुप है या कोई और ग्रुप है, वो उनका मुख्य उद्देश्य जमीन एक्वायर करना, तो उसके पीछे कुछ चीजें लगा के वो जमीन एक्वायर करने की कोशिश जारी है। तो ऐसे बहुत सारी कोशिशें बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो और आदिवासियों का जीवन काफी जो अलग सा है और नेचर के प्रति ज्यादा है, तो उसको कैसे मॉडर्नाइजेशन को अट्रैक्ट करके उनकी जमीन, उनको लेबर करके यूज इस्तेमाल किया जाए, उनका कल्चर खत्म किया जाए, ये सारी चीजें बहुत लंबे समय से कोशिश जारी है। तो इसको इस वजह से क्या हो गया कि ठाकर आदिवासी जो है मॉडर्नाइजेशन को वो अडॉप्ट भी नहीं कर पाए, और खुद की जो चीजें थी उसको बचा भी नहीं पाए। वो दोनों के बीच में अभी फंस गए ना, खुद का ना घर का ना घाट का, इस तरीके के उनकी अभी सिचुएशन आ गई है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कल्चर्स को कैसे रिवाइव किया जाए। तो कुछ नियर बाय के आदिवासी के गाँव के लोगों को हम उनके जो धामड़ी नाच हो गए, गौरी नाच हो गया, टाळाचा नाच, मतलब मराठी में टाळाचा नाच बोलते हैं, मतलब तालियों का एक नाच, और सारे जो वाइल्ड वेजिटेबल्स उसको लेके भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो चीजों को वापस, हर एक सब्जी को लेके उनके अलग अलग गाने हैं, रिश्तों को लेके गाने हैं, तो ये सारी चीजों को कैसे संभाल के उनको वापस आपका कल्चर था, इसके लिए हम अलग अलग गांव से वो लोगों को कनेक्ट करा रहे हैं ताकि वो गांव में आए
और उनको कल्चर दिखा कि ये आपका कल्चर था, आप भूल गए, लेकिन कुछ गाँव ने संभल के रखा है, तो अगर कोई चाहता है तो उनके लिए रिवाइव किया जाए। तो इसकी कोशिश में हम लोग लगे हैं। तो अभी एक सूफी कविता करके एक सूफी सिंगर है, उनसे भी 3 दिन पहले बात हुई। तो हम लोग कोशिश करें कि वो म्यूजिक का जो उनका है, टारपा नृत्य है, वो सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी हम इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। मेगा जैन करके नाम की एक लड़की है जो इंजीनियरिंग करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुकी है। वो भी 4-5 बार आई, उन्होंने काम देखा और उनको भी लगा कि ये काफी महत्वपूर्ण है, ये काम को भी देखना चाहिए, हमारा जीवन हम एक ही तरह से देख रहे हैं, तो वो भी लगे हैं। मैं पहले अकेला था, एक संस्था के साथ काम करना छोड़ने के बाद, उसके बाद मैं अकेले, क्योंकि मुझे क्वालिटी वर्क पे ज्यादा इंटरेस्ट है, फंड के लिए मुझे काम नहीं करना। क्योंकि अगर पढ़ाना है तो पढ़ाने के लिए मुझे सिर्फ स्कूटर चाहिए, पेट्रोल चाहिए, तो मैं कहीं से काम करके वो पेट्रोल का खर्चा निकाल सकता हूँ, और उधर जाके बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, अगर मेरे इंटरेस्ट का है। ऑब्वियसली मुझे भी खाने पीने की चीजें लगती है, तो मैं कुछ काम करके वो पैसे जमा करूँ। बट अभी धीरे धीरे उसको स्केल अप करने की और ज्यादा समय दूंगा तो और अच्छे से चीजें होगी, उसके लिए हम वी आर लुकिंग फंड्स, और बहुत सारी चीजों का हम काम कोशिश जारी है। क्योंकि फंड नहीं होने की वजह से मैं दो दो चीजें, तीन तीन चीजें करना पड़ता है, और जिनके पास एजेंडा को लेके बैठे हैं, हम कुछ धर्म पंथ से जो बिलोंग करते हैं वही चीज को प्रमोट करना चाहते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आदिवासियों का जो कल्चर है वैसे ही क्यों खत्म हुआ, उसके पीछे उदाहरण है। आगे बढ़ रहे हैं कि फंड को कैसे या कैसे हम और अच्छे से इस पे काम कर सके। ये सारी चीजों पे हमारा कैंपरशिप टीम का काम चल रहा है। तो कैंपरशिप टीम में अभी फिलहाल 2 जन है, और इनडायरेक्टली काफी दोस्त लोग हैं, अलग अलग संस्थाओं को मिलकर हमने वाइल्ड वेजिटेबल्स का भी प्रोग्राम करा था। 400 के करीबन आदिवासी ने वो प्रोग्राम अटेंड करा था, और हर एक को प्लेट से जो खाने की चीजें न्यूट्रिशन चली गई है, तो चावल और दाल से न्यूट्रिशन नहीं आता। तो आने के लिए वो लोग जंगल में जो चीजें थी उसके लिए, तो जंगल कट रहे हैं क्योंकि खेती बाड़ी करने की जरूरत गिर रही है। तो जितनी खेती होगी बढ़ेगी, उतने जंगल कटेंगे, क्योंकि खेती करने के लिए जमीन चाहिए, और जंगल कटेंगे तो जमीन मिलेगी। तो इसके लिए आदिवासी जंगल पे निर्भर है। तो ये बहुत सारी चीजें छोटी छोटी जो हमें समझ में नहीं आती है, और हम जितना घर खरीदना है, सीमेंट का बिल्डिंग चाहिए, रोड चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, ये हमें चाहिए, ऐसे हमें लगता है। ये खुद के लिए हम सवाल पूछ सकते हैं, क्या हमें डेवलपमेंट चाहिए या निसर्ग चाहिए? तो इसका बीच का मार्ग निकाल सकते हैं। लेकिन हमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सिस्टम को चला रही है, नेता ये चला नहीं रही है सिस्टम को, बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही है, तो उनको चाहिए डेवलपमेंट। हमें कॉमन मैन को डेवलपमेंट नहीं चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए। उसकी कोशिश हमको पता नहीं है, हम किस रास्ते भटक गए हैं। तो उसको लाने के लिए मैं भी जुड़ा हूँ, मैं भी भटका था, और अभी भी कहीं भटका रहा हूँ, लेकिन वो आने की कोशिश है वो। और आदिवासियों के मदद से मैं शायद खुद को मैं ढूंढ पाऊँ, और आगे जीवन ऐसे चल रही है। और उनको भी, मैं उनको मदद नहीं बोलता हूँ, उनके लिए कुछ कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अगली पीढ़ी के लिए मुझे कुछ तो बचाना है। अगर जंगल बचूंगा, बचाएंगे, जल जंगल जमीन बीज और बहुत सारी उनकी ये जो है रानी मन, वो सारी चीजों को ये करेंगे तो, क्योंकि हम सिटी के लोग, हमारा कपड़ों का स्टाइल हमारा है वो वेस्ट मॉडर्न है, वेस्टर्न है ना, हमारे खाने के तौर तरीके हमारे हैं वो भी वेस्टर्न है। जो हम पिज्जा बर्गर जो ये प्रकार खा रहे हैं वो भी सब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। जो हम लाइफस्टाइल जी रहे, गाड़ी बंगला जो भी स्टाइल, हर एक जैसे घर दिखना, ये सब वेस्टर्न ही हमने अडॉप्ट किया है। एक दूसरे को स्टेटस, ये सारी चीजें बहुत सारी लेयर लगा के ये वेस्टर्न से हमने लिया है। लेकिन आदिवासी लोग काफी प्योर है, तो उनको बचाएंगे। और क्योंकि मेरा खुद का कुछ नहीं, मैं एक ऑर्फन हूँ, तो मेरा फैमिली सपोर्ट कुछ नहीं है, तो मुझे मेरा खुद का, मुझे इतना ही पता है मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे, मैं ये चीजें को समझते हुए अभी आदिवासियों को कुछ चीजें बचाने की कोशिश मेरी है, क्योंकि ये मेरा नैतिक कर्तव्य है। कोई साथ में आए या ना आए, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मुझे लगता है जो मैं कर सकता हूँ वो करूंगा, नहीं हुआ तो भी कुछ वो नहीं है, और हुआ तो अच्छी बात है।
तो इस चीजों से, जैसे गांधी जी का था ध्रुव निश्चय, तो ध्रुव निश्चय जो मैं स्कूल के किताबों में पढ़ा था, तो उसी कहीं ना कहीं मैं वो ध्रुव निश्चय लेके ही बैठा हूँ कि मैं ये हमारे मेरे अगले पीढ़ी के लिए मैं दे के जाऊँ, भले मैं पैसा नहीं प्रॉपर्टी दूँ चले, लेकिन 4 पेड़ भी देके जाऊँ तो मेरे लिए बड़ा सा सेटिस्फैक्शन होगा। और मेरा बच्चा ये बोले तो मेरे बाप ने भले ही पेड़ भी नहीं मिले, बट एटलीस्ट वो बोले कि हमारे पापा ने कोशिश तो करी, भले ही नहीं जगे, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं, इतना वो शब्द बोले वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। यही कुछ चीज लेके मैं आगे बढ़ता हूँ और यही मैं रुकता हूँ, क्योंकि बात करने में तो बहुत सारी चीजें है और मैं आप सबको न्योता देना चाहता हूँ। आप 1 डे के लिए आ जाइए, आप आओगे उस हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक्टिविटी करने, कौन से मंच में कौन से समय आप आओगे उसके ऊपर निर्भर है। अगर आप अभी अगले 20 दिन में आओगे तो आपको राइस हार्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस मिल सकता है, एक्सपीरियंस दिला सकते हैं। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब घर बनाने की तकनीकें कैसे है उसके बारे में बता सकते हैं। बच्चों के साथ अलग अलग एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव गेम्स खेल सकते हैं, बच्चों के साथ कुछ पेंटिंग का, आर्ट को लेकर कुछ कर सकते हैं, संगीत का कर सकते हैं। और ऐसे और भी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं जिसमें आपको भी एक इमर्जन का फील आ जाए और उनके गाँव वालों को भी एक, अगर बाहर से कोई आते हैं समय देते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। तो अपने लेवल पे माना जाए, ना कि वो आदिवासी है और मैं शहर से आया हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, वो भी इंसान है, इस तरीके का दर्जा लेके हम बात करेंगे तो सब न्यूट्रल हो जाता है और हम एक दूसरे से भाईचारा में अच्छे से रह पाते हैं। तो यहाँ पे बोल के मैं रुकता हूँ और अच्छे से समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया यश जी, इस वो रियलिटी के साथ जोड़ने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ा वॉइस का शायद प्रॉब्लम था, इसलिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी जितना भी समझा उससे एक जुड़ाव बहुत महसूस हुआ। और ये एक दिन का जो हम चाह रहे हैं, ये कांग्रेस, हमारे जो कांग्रेस परिवार है, छोटा सा परिवार, और कांग्रेस सेवा दल, ये सभी मिलके मतलब एक कोशिश करेंगे कि हम एक दिन का वो शिविर प्लान करें जहाँ पे हम वहाँ पे जाके खेती, फिर लकड़ी की कटाई, फिर कुएं में से पानी निकालना, फिर उनके साथ रहना, उनके साथ वो जीवन बिताना एक दिन, वो उस कैसे कर सकेंगे हम, उस वो प्लान करेंगे हम सब मिलकर। बहुत जल्दी, ये मैं उम्मीद करती हूँ कि हम बहुत जल्दी ये करेंगे। हमारे जो बड़े हैं, आराध्य हैं, वो शायद इसको कुछ न कुछ करके इसका ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, हम भी इसमें पूरी तरह से सहयोग देंगे। तो अभी हमारे साथ दुर्गा जी हैं और हमारे साथ प्रभु दयाल जी हैं। प्रभु दयाल जी, मैं आप कुछ अगर इस पे बोलना, क्योंकि आज हमारे साथ देवेंद्र सर नहीं हैं, लालजी सर, लालजी मिश्रा जी भी नहीं हैं, वो जुड़े थे, शायद किसी वजह से निकल गए हैं। तो आप इस पे एक धन्यवाद व्यक्त करते हुए, दुर्गा जी, आप आदिवासी क्षेत्र से आती हैं दुर्गा जी, और प्रभु दयाल जी आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो आपका क्या है इस पे 2 मिनट करके एक धन्यवाद व्यक्त करें हमारे प्रवक्ताओं का। सबसे पहले तो हम सॉरी बोल रहे हैं क्योंकि हम बहुत लेट से जुड़ पाए, क्योंकि अभी चुनाव का समय है, तो अभी हम आए हैं और आके तुरंत जैसे ही देखे कि तुरंत से जुड़े। और बहुत ही थोड़ा जो भी सुने हम थोड़ा उसे ही सुन पाए, ज्यादा सुन नहीं पाए कि सब्जेक्ट थोड़ा सा हम ये मिस कर रहे हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग कहीं रुकने का मैंने थोड़ा सा हम सुन कम पाए हैं उसको, इसलिए हम ज्यादा नहीं डिटेल्स बता पा रहे हैं। तो यदि रुकने का जो, यदि ये सही बात है करने के साथ, यदि अभी जितना सुने तो हमको लग रहा है कि प्रैक्टिकल की बात हो रही थी। तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। और यदि गांव के क्षेत्र में, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, यदि वहां पर यदि लोगों के जो भी अभी भाई का सुन रहे थे, हम भाई बता रहे थे, तो उन लोगों के लिए यदि सामने जाके यदि कोई एक बार गांव के तरफ जाके किया जाए, तो गांव के लोग इतने भोले होते हैं कि बहुत जल्द विश्वास कर लेते हैं और उसमें इम्प्लीमेंट भी बहुत जल्दी करते हैं हम लोग को लगता है कि एक दूसरे में आपस में विश्वास का भावना नहीं हो पाता, लेकिन गांव के लोग बहुत ही भोले होते हैं और विश्वास भी करते हैं। और आज लगता है कि ये होना भी चाहिए।
जो बता रहे थे अभी ट्रेनिंग वगैरह, तो ये सब होना भी चाहिए, क्योंकि यार हम लोग के यहाँ के बहुत ही सिर्फ आदिवासी ही नहीं, मजदूर क्षेत्र के ग्रामीण जो है मजदूर वर्ग के लोग हैं, और कोयलेरी क्षेत्र है तो कोयला मजदूर भी है, और उसमें आउटसोर्स के लोग भी बहुत सा ज्यादा है। तो इससे संबंधित जो भी होता है तो लोगों के बीच में आने से ज्यादा अच्छा रहेगा, और हमसे जो भी अपेक्षा यदि करते हैं कि इस क्षेत्र में भी आना चाहते हैं, और यदि गांव में समय भी ये करना चाहते हैं, तो हम उसमें पूरा कोऑपरेट करेंगे गांव के लोगों के साथ। मैंने आप लोग जो भी है, तो हम यहाँ के गांव में सिर्फ इसी महीना भर नवंबर में चुनाव मेरा खत्म हो जाएगा, फिर हम पूरा फुल फ्री हो जाएंगे, और फुल समय तक जुड़ भी पाएंगे। अभी थोड़ा सा हमको भी भाग दौड़ हो जा रहा है। जी दुर्गा जी, तो वो हाँ, हम समझ सकते हैं, वो हम करेंगे मिलके सब। यश जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। हाँ, जैसे इन्होंने बताया, मैं उसी को ही लेके बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल करना काफी जरूरी है। गांव में हम अगर कुछ भी काम करना चाहते हैं तो हमें ग्राउंड लेवल की रियलिटी पता करना काफी जरूरी है। काफी बार क्या होता है, कुछ रिसर्च और कुछ चीजें, जैसे कोई भी संस्था आती है, अभी मान लेते हैं कि एक आध कोई संस्था है और उनको काम करना है, उनके पास पैसे हैं, उनके सीएसआर फंड्स कहाँ से आते हैं वो सब बात अलग है, लेकिन अगर कुछ पैसे हैं तो उनको वो पैसे लगाते हैं क्योंकि उनको और पैसे आए और फंड्स मिले, और उनको क्वालिटी काम में इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि क्वांटिटी दिखाएंगे तो और फंड्स आएंगे और लोग पैसा डालेंगे। तो और बहुत बार क्या होता है, गांव के लोग रिस्पॉन्ड नहीं दे पाते हैं। गांव के लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि गांव के लोगों को जो चीज चाहिए संस्था को बहुत मुश्किल से पता होती है। वो संस्था ऐसे हो जाती है कि वो गांव वालों से पूछते नहीं कि आपको क्या जरूरतें हैं, वो सीधा आते हैं कि किसी को लगता है, जैसे मैं भी जब पहली बार काम कर रहा था, हमें लग रहा था कि उनको पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, और पानी की समस्या है वो बराबर है, पर काफी बहुत लंबे समय से अगर आप किसी को जो समस्या उस पर निवारण नहीं किया जाए, उनको आदत तो लग जाती है दूर दूर से पानी लाना, और उनको उनके लिए कुछ नहीं होता है। तो हम अगर उनका प्रॉब्लम करने जाते तो उनको पता नहीं होता कि हमारी समस्या है, तो वो रियलाइज कराने के लिए हमें समय देना पड़ता है, और उनसे पहले समझना पड़ता है कि उनकी एग्जैक्टली समस्या क्या है। नहीं तो वो हमारी साथ में इसीलिए नहीं देते क्योंकि उनको वो समस्या लगती नहीं है। तो हमें अगर उनके साथ बैठ के समझ के लंबे समय अगर समय बिताओ और बातें करके ये करें, तो ग्राउंड लेवल की रियलिटी पता चलने के बाद गांव वाले आपके साथ काम करने और जुड़ने में राजी हो जाते हैं। कौन से भी गांव में आपको काम करना है तो कम से कम 6 साल आपको समय बिताना पड़ता है, 5 से 6 साल। उसके बाद भी आपको गांव वाले एक्सेप्टेंस आपको दिखा पाते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है किसी गांव में काम करना। बहुत गांव के अलग पॉलिटिक्स अलग होता है, शहर के पॉलिटिक्स अलग होते हैं, इसके वजह से ये काफी तफावत होती है। ये मेरा अभी तक का अनुभव है। जी यश जी, तो ये है समस्या। अब इसको किस तरह से हम एक-एक करके इस पे काम कर सकते हैं, यही हमें आगे चल के देखना है। प्रभु दयाल जी, अश्विन जी हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रभु दयाल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो अश्विन जी आप 2 मिनट अपनी बातें रख दिए, फिर उसके बाद प्रभु दयाल जी, फिर ये सारी इस पे एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे, और संजीव जी एक संक्षिप्त करके फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जी अश्विन जी। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो अभी मैं सेवा दल का अध्यक्ष हूँ पोरबंदर शहर का, तो इसमें ऐसा होता है कि आज जो हमारा जो कांग्रेस कार्यालय है, जो गांधी जी ने अपनी देश की आज़ादी में हमको आज़ादी दिलाई, कांग्रेस एक बड़ा संगठन बन के उभरा। आज अपना कांग्रेस कार्यालय जो दूसरा विधायक वो लेकर चला जाता है, लेकिन पार्टी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं सबको अश्विन जी, हम शायद वो मुद्दे से मतलब हम अलग चले गए हैं, थोड़ा सा ये चीज हम साइड पे रखते हैं। अभी हम एक टॉपिक पे बात कर रहे थे, अगर आपने सुना होगा, ग्राम स्वराज है, और हमारे बीच स्पीकर आए हुए हैं, तो हम वो सारी चीजें बाद में रखेंगे। इसके बारे में कोई प्रश्न है आपका? नहीं, इसमें तो आप लोग जो सब कर रहे हैं उसमें हम लोग साथ में ही है, और महात्मा गांधी की जन्मभूमि से बोल रहा हूँ, तो जहाँ मेरी किधर भी जरूरत पड़े तो आप कोई भी मेरे को फोन कर सकते हो। बस उतना ही कहना था मैडम। जी, ठीक है, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आते हैं, आपसे बात करते हैं। प्रभु दयाल जी। ओके मैडम। प्रभु दयाल जी, आप अपनी बात रखें, और हमारे प्रवक्ता जो है उनको
हमारे जो एक आदर्श होते हैं, परंपरा होती है, उसके तहत धन्यवाद भी व्यक्त करें। प्रभुदयाल जी, आवाज नहीं आ रही, शायद आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। एक वीडियो है छोटा सा, वो हम अभी थोड़ी देर में चलाएंगे। प्रभुदयाल जी जैसे अपना वो खत्म करते हैं, उसके बाद एक वीडियो चलाएंगे। सुनो जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है प्रभुदयाल जी। आ रही है। सब हमारे क्या है, ग्रामीण में सबसे पहले छोटे छोटे आप कैंप लगवाने की बात करनी चाहिए अपने को, और शिक्षा पर ज्यादा जोर देना चाहिए। बेरोजगार है हमारे ग्रामीण में, बेरोजगारी ज्यादा फैल गई, इसलिए आप लोग ना कैंप लगवाओ, छोटे छोटे, चाहे हमारे खैरतल जिला से ही चालू करवा दो आप लोग, जब भी आप ना। जी प्रभुदयाल जी, हमें पूरे हिंदुस्तान भर में शुरू करना है, तो ये स्पेसिफिकली आपने जो कहा कि राजस्थान का, जो हमने इसके पिछले शिविर में दिलीप जैन जी जब थे, तो हमने चिंचवाड़ी की बात की थी। ये मुंबई के आसपास है, तो वहां से मेरी समझ से इसी हफ्ते से हम शुरुआत कर देंगे एक, और फैलते फैलते पूरे हिंदुस्तान भर में हमारी कोशिश रहेगी जितना ज्यादा हो सके फुल मदद करेंगे, फुल तन से, मन से, धन से, जहाँ आप कहोगे वहाँ हम पहुंचे रहेंगे। आप सब तरह से मदद करेंगे हम आपको। जी प्रभुदयाल जी, तो बस यही है। और अगर किसी को और कुछ कहना है, कुछ इसके ये प्रश्न है, तो आप हाथ उठा सकते हैं। नहीं तो संजीव जी, आप इसको आगे बढ़ाइए, इस मीटिंग को, फिर हम एक वीडियो तब तक एक चलाते हैं। जी, वो हम वीडियो चला लेते हैं, वीडियो एक बार देख लेते हैं प्लीज। जी, हाँ कैसी ये हंसी है। जी, हमने अभी देखा, बहुत ही सुंदर वीडियो था। और यश जी ने शायद अभी रिजाइन किया है वापस, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी यश जी। हाँ, वही बताने ये चाह रहा था कि ये जो वीडियो बनाया है, वो पूर्णा लर्निंग स्कूल करके बैंगलोर के जो बच्चे हैं, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था कैंपरशिप टीम को, क्योंकि हमारे काम के वजह उनको कहीं से पता चला। तो उधर के करीबन 16 बच्चे चिंचवाड़ी गांव में हमारे साथ 6 नाइट 7 डेज रुके थे। और उनके लिए जो 10वीं कक्षा में बच्चे थे, उन बच्चों को शहरी जीवन, क्योंकि काफी बैंगलोर के शहर में रहने वाले बच्चे हैं, तो उनको गांव के भी जीवन पता चले। उसमें हमने 3 समाज, जैसे एक आदिवासी, ठाकर आदिवासी है, उनके बारे में, काटकरी समाज है उनके बारे में, और मराठा कम्युनिटी है, ताकि
ताकि उनको डिफरेंस पता चले अलग अलग समाज में कैसे उनके घर स्ट्रक्चर होते हैं, खाने के तौर तरीके कैसे होते हैं, उनके कल्चरल एक्टिविटी कैसे होते हैं और उनके काम करने के तौर तरीके का ये पूरा इवेंट था ट्राइबल इमर्शन के नाम पे, जो हम जैसे मैंने बताया था भारत के अलग अलग जगहों पे कैंपस टीम कर रही है। 1.5 साल से इसमें काम किया जा रहा है, तो उसके बारे में ये वीडियो था। जी धन्यवाद। थोड़ा आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी हमें समझ में आया ये वीडियो के विषय में। और बिल्कुल आपको नमन है, आपने जो ये प्रण लिया है, जिस उद्देश्य से आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा होगा कि और भी युवा आज भारत में इस तरीके के उद्देश्यों के प्रति थोड़ा गंभीर हों और गांव के प्रति उनकी चेष्टा जागे, गांव के वातावरण को, संस्कृति को समझ कर, क्योंकि भारत जो है वो मूल रूप से गांवों में ही बसता है। और जिस दिन गांवों का समावेशी विकास हो जाएगा, उस दिन पूरा भारत वाकई में विकसित हो जाएगा। तो ये जरूरी है, ये चीज हम सभी को समझनी है। और इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि हम अपने इसको तोड़कर, अपने जो आराम तलबी को तोड़कर हम वास्तव में गांव में जाएं, जमीन पर रहकर उस चीज को महसूस करें, उन लोगों से जुड़ें। तभी हम वो परिवर्तन का हिस्सा बन पाएंगे, तभी हम वो परिवर्तन कर पाएंगे। तो आपको पुनः धन्यवाद कि आपने ये चीज हम सभी में जगाई और हमें ये बताया। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि समावेशी ग्राम स्वराज के विषय में आपने बहुत कुछ हम लोगों के साथ शेयर किया। तो एक और जो आज के हम भारत एक खोज के एपिसोड में देख पाए, वहां जो वो महिला है पूर्णम्मा, हमें ये सीखना है। आज हमने वहां पर अपने सेवा दल की भी एक झलक देखी। वो जो स्वयंसेवी थे वो बिल्कुल वही, आप देखेंगे तो उनके जो ड्रेस थी वो भी हम लोगों से बिल्कुल मिलती है। तो वही एक जज्बात हम लोगों में होना चाहिए कि एक साथ होकर एक उद्देश्य के प्रति जब हम काम करना शुरू कर देते हैं तो उस उद्देश्य की प्राप्ति सहज हो जाती है। और यही बात हमें महात्मा गांधी जी ने सिखाई थी और यही बात हम लोगों को आगे निरंतर बढ़ाते रहेंगे। जी धन्यवाद। ये एक चीज बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि जो ग्राम स्वराज के साथ साथ जो हम लोग सारे गांव में जब काम कर रहे हैं, तो जिस तरह से हमारे इधर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बहुत है, तो हम लोग जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो जाके गांव में काम करते हैं, तो नक्सल ऐसा कुछ देखे रहे, जब गांव में जाके जब पता चला तो गरीबी के कारण वो नक्सल बोल के कोई चीज नहीं है। उन लोग के साथ जो अभी चर्चा आई कि बात करने से जब तक गांव के साथ उन लोग को साथ बैठेंगे नहीं, उनका भावना को हम समझेंगे नहीं, तो अब तक हमारे बात को नहीं समझेंगे। तो ये सच्चाई है, क्योंकि जब नक्सल प्रभावित लोग गाँव बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं, हम लोग से सब सटा हुआ गाँव है, तो जब हम लोग उस गाँव में घुसते हैं, हम लोग खुद डरते हैं। हम लोग रहते हैं गाँव में, लेकिन नक्सल प्रभावित गाँव में जाने में डरते हैं। जब गाँव में जाने लगे तब पता चला कि नहीं, नक्सल प्रभावित बोल के ऐसा कुछ नहीं। गरीबी के कारण लोग किसी को, कोई बाहर से यदि आते हैं तो क्षणिक पैसा के लिए, कुछ के लिए वो ठहराव करते हैं या कुछ करते हैं, तो उसको लोग कुछ नाम दे। यदि हम उसको रोजगार के माध्यम से या किसी माध्यम से यदि जोड़ते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अभी नबार्ड से उन लोग काम कर रही है, जोड़ अभी हम लोग कर रहे हैं ना वो नबार्ड के माध्यम से, तो अभी थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है, तो ये अच्छा है। अभी बताए ग्राम स्वराज का माध्यम से भी उन लोग को और जागरूक किया जा सकता है। अभी तो बहुत जागरूक हुए हैं लोग, अभी नक्सल के ही लोग अभी मुखिया और सरपंच भी जीत के आ गए हैं उन लोग, और अच्छा गांव का काम भी कर रहे हैं। तो यही बोल रहे थे, नहीं अच्छा है, गांव के लोग और जगाने की भी जरूरत है। और इस तरह से जनसेवा के माध्यम से सब लोग एकत्रित होकर हम लोग सारे लोग मिलकर गांव को जगाने का यदि उद्देश्य जो है वो आगे भी अमृता जी और सारे पूरे टीम सभी को मिलकर एक अच्छा गांव के लोगों को हम लोग संदेश देंगे, सभी के हमारे पूर्वज के सपना को पूरा करने का काम करेंगे। धन्यवाद सारे लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा जी, रविंद्र जी लीव कर रहे हैं और यश जी भी मतलब अभी लीव करेंगे, तो आप इनको एक हमारा जो पारंपरिक धन्यवाद है वो एक व्यक्त कर दे, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। मिलते रहेंगे, जय हिंद। मिलते रहेंगे, जय हिंद। हर्ष धन्यवाद, मिलते रहेंगे, जय हिंद।
ये जो परंपरा का तरीका है, ये सिर्फ है कि जब आप जा रहे हो, आप आए, इतना समय दिया और आप जा रहे हो, तो एक मुस्कान लेके जाएं और फिर बाद में मिले तो मुस्कान लेके ही मिले। ये इसी उत्साह के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो धन्यवाद आपको। बहुत अच्छा लगा। नहीं, अच्छा है। हम लोग भी चाहेंगे कि हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्र में आए। तो सभी साथियों का आज यहाँ आने के लिए, इसमें उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चीज को हमें, इस उपस्थिति को हमें बनाए रखना है, इस निरंतरता को हमें जारी रखना है। तो अगले साप्ताहिक शिविर में एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जगत। सभी को जय जगत, वंदे मातरम। जय जगत सभी को। एक गाना भेजा है ना, अगर सॉन्ग है, सेवा दल का नहीं है लेकिन हमारा स्कूल का सॉन्ग है, तो किसी को याद है तो वो गाना गा के इस मीटिंग को का अंत करें। Which song? थोड़ा वॉइस का इसमें प्रॉब्लम है शायद। तो कोई गा रहा है? गा गाना सिंगा गाना आता है। ये गाने की शायद अगर याद हो तो ये इस तरीके से है। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से मालिक दुनिया तेरी रहमत से हम सब ने जान पाए हैं। तू अपनी नजर पर रखना, किसी इस हाल में ये खबर रखना, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू सब मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, मेरे खुदा, तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं, इतना ही शायद मुझे दिखाई दे रहा है। खड़े हैं आज हम सारे, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले, तेरी है मर्जी तेरी आसमां,
तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। कोई बात नहीं, ये होता है, पहली बार है और अच्छा गाया आप लोगों ने, अच्छा लगा। तो इसके गीत में एक ताकत भी है और एक अदब सा जज्बा भी है। चलिए, क्या अभी आ गया है हमें यहाँ से लीव करने का। थैंक यू सो मच। बहुत कुछ बेहतर परिणामों से और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हमने सुने और यहाँ पर देखे। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे इसमें शामिल किया। जय जगत। जय जय जगत, जय हिंद सभी को। जय जगत, जय हिंद, पूरे धन्यवाद। टीम को जय जगत।